मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एक बार फिर भारत और चीन के बीच शांति वार्ता हुई है। मसला था एलएसी से जुड़े हुए मसलों को सुलझाना और दोनों देशों के बीच शांति कायम रखना। दोनों पक्षों ने इस पर सहमति जताई कि दोनों देश सैन्य और कूटनीति के जरिए अपने संपर्क को और गहरा करेंगे। इसके साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देशों की ओर से माने गए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल्स के तहत बॉर्डर के क्षेत्रों में शांति बरकरार रखेंगे। बैठक में इस बात को दोहराया गया है कि एलएसी के प्रति सम्मान और शांति बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों में नॉर्मेसी के लिए बेहद जरूरी है। और वैसे ये पहली बार नहीं है कि चीन ने शांति बनाए रखने की बात कही है, लेकिन हर बार वह वादे से मुकर जाता है और धोखा देता रहता है। उधर भारत का स्टैंड रहा है कि वह अपने क्षेत्र के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा और बॉर्डर पर दोनों देशों की अलग अलग राय है और कोई झुकना नहीं चाहता है। और ऐसे में समझौता और शांति को अंजाम आखिर कैसे दिया जाएगा, ये एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद दोनों देशों की तल्खी का सबब बना हुआ है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई दौर की बैठकें भी हुई हैं। इस कड़ी में भारत चीन के बीच बीजिंग में वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन या WMCC की 31वें दौर की बैठक हुई। इसमें चीन भारत के साथ सीमा समझौते को मानने के लिए तैयार हो गया है। बॉर्डर पर तनाव कम करने पर भी सहमति बनी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC पर सैन्य गतिरोध को पूरी तरह से हल करने के लिए दोनों देशों के राजनयिकों के बीच बैठक हुई। चीन ने दावा किया कि उसने भारत के साथ मतभेदों को कम किया है। बैठक के बाद भारत का कहना है कि चीन के साथ वार्ता स्पष्ट, रचनात्मक और दूरदर्शी रही है। बीजिंग नई दिल्ली के साथ अपने सीमा संबंधी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर भी सहमत हुआ। इससे लगने लगा है कि जल्द ही पूर्वी लद्दाख में चल रहा सीमा पर तनाव खत्म हो जाएगा। भारत और चीन की सेनाएं मई 2020 से LAC पर गतिरोध में फंसी हुई हैं, जिसमें जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प शामिल है। यह झड़प दशकों में दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष माना गया। इस संघर्ष के बाद से दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि दोनों पक्षों ने कई संघर्ष बिंदुओं से अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। LAC पर शांति बनाए रखने के लिए 3 दशक में भारत और चीन के बीच 5 अहम समझौते हुए हैं। पहला समझौता 1993 में हुआ था। उसके बाद 1996 में दूसरा समझौता हुआ। फिर 2005, 2012 और 2013 में समझौते हुए। लेकिन भारत का रुख साफ है कि वो शांति जरूर चाहता है, लेकिन अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। ऐसे में इस कूटनीतिक समाधान का रास्ता कुछ लंबा रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो मुद्दा में दरअसल बात करेंगे उस समझौतों की जो अक्सर चीन करता आया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी ही बातों पर मुकर जाता है चीन। एक बार फिर से भारत और चीन के बीच शांति वार्ता हुई। मसला वही LAC से जुड़े हुए मसलों को सुलझाना था और दोनों देशों के बीच फिर शांति कायम करना, इस पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने इस पर सहमति भी जताई है कि दोनों देश सैन्य और कूटनीति के जरिए ही अपने संपर्क को और गहरा करेंगे। लेकिन क्या चीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे हटकर चीन वाकई अब शांति वार्ता चाहता है या उसी ट्रैक पर आगे बढ़ेगा? इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रोबिंदर सचदेव जी जुड़ गए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सोडी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रोबिंदर सचदेव जी आपके साथ ही करते हैं। सर इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब उस पर विश्वास किया गया वो पीठ पर छुरा घोंपने का काम करता है। एक बार फिर से जब ये शांति वार्ता की हम बात कर रहे हैं, LAC के मसले को सुलझाने की हम बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि शांति कायम की जाएगी, तो क्या ऐसे में क्या एक बार फिर से चीन पर विश्वास किया जाता है या जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, चाइना के ऊपर विश्वास या किसी भी देश के ऊपर आज की दुनिया में विश्वास कोई नहीं कर सकता। हाँ। हर एक देश को अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है। तो चाइना जो कर रहा है ठीक है, परंतु बात यह है कि इस तरह से बातें चल रही है, इनका कोई रेजोल्यूशन होने वाला नहीं है।
ये रेजोल्यूशन ये आर्मी लेवल का क्वेश्चन थोड़ी है, ये क्वेश्चन तो है पॉलिटिकल, कि चाइना की टॉपमोस्ट लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप सोचे कि ओके इंडिया के साथ हमें रिश्ते नॉर्मल करने हैं और ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हमें एक तरह से सुलझाना है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्मी जनरल्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल, आर्मी के पास अथॉरिटी थोड़ी है, मैंडेट थोड़ी है कि कौन सी जमीन को हम बोले जी आप रख लो या हम रख लें या नहीं, ये हमारा है। आर्मी के जो भी और अभी भी जो डिस्कशंस चल रही है ये तो वो चल रही है कि जो पहले कुछ हद तक हमारी समझ क्या है और उनकी समझ क्या है, तो दोनों साइड के ऑफिशियल्स उसी समझ को लेकर के आगे पीछे करते हैं। हमारी समझ ये, हम बोलते हैं हमारी समझ ये, बोलते हैं हमारी समझ ये, कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स होते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो ये जो सिचुएशन है फिलहाल शायद इसी तरह से बनी रहेगी, बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी सोचता हूँ ये सिचुएशन अगर ऐसे ही बने रहे तब भी हमें ठीक है, ठीक है। हमें चाहिए कि अपने देश की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और जॉब्स, इन सारी चीजों को तेजी से बढ़ाना विदाउट कोई एक्सीडेंट हुए अपनी एलएसी के ऊपर, ठीक है ना। तो एलएसी पे जो अभी माहौल चल रहा है, मुझे इसका कोई ऑनेस्टली कोई आगे कुछ होप नहीं दी, क्योंकि वो केवल और केवल हो सकती है पॉलिटिकल लेवल पे। उसके अलावा हमारे चाइना से रिश्ते जो है वो चल रहे हैं, इनफैक्ट रेट हमारा बढ़ गया है, तो ये बिजनेस एज यूजुअली चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा फिलहाल कुछ समय तक। ठीक है सूरी साहब, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, ये क्या मसला यूं ही चलता रहेगा, क्या इससे कुछ समस्या का समाधान होने वाला है? क्योंकि चीन पर जब जब भरोसा किया गया है शांति वार्ता की तरफ हम आगे बढ़े, क्योंकि भारत की तो ये नीति रही है हमेशा कूटनीतिक तरीके से ही समस्याओं के समाधान की तरफ आगे बढ़ता है, अग्रसर रहता है। लेकिन चीन की तरफ से तमाम समझौते जो हुए उसको भी दरकिनार कर दिया गया, उसका उल्लंघन किया गया। इससे पहले ये कहा गया था कि एलएसी पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन चीनी सेना की तरफ से वो भी किया गया। जो हुआ वो किसी से छुपाया नहीं जा सकता या हम भूल नहीं सकते उसको। लेकिन क्या एक बार फिर से ये कहा जा सकता है कि एलएसी पर क्या इस समझौते के साथ ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, या जिस बात का जिक्र अभी रोबिंदर जी कर रहे थे कि ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला है? क्या कहेंगे आप? जय हिंद नेहा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। मैं रोबिंदर जी की हर बात के साथ बिल्कुल सहमति रखता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही और सटीक तरीके से जो आंकलन किया है, मेरा नमन और सलाम रोबिंदर जी को। नेहा जी, इसी साल 5 फरवरी 2024 को अमेरिका की डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी 2024 एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें साफ में लिखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, इन तीनों देशों के बीच में युद्ध होगा। और जो सारी टाइमलाइन पब्लिक डोमेन में है, ये उस तरफ इशारा करती है कि 2035 में चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। हम जितनी बातचीत कर लें चीन से, जितनी डायलॉग डिप्लोमेसी कर लें, इसका चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है और तभी वो साल प्रति साल अरबों डॉलर का खर्चा कर रहा है अपनी सेना को ताकतवर करने के लिए। आज की तारीख में चीनी सेना भारतीय सेना से 3 दशक या 30 साल आगे है। पिछले साल 7 फरवरी 2023 को एमएम नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने पिछले साल लेख लिखा द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने 7 शब्दों में लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। जैसे रोबिंदर जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, अब हमारा वक्त हमारे पास है अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपनी सेना को मजबूत करना और अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत करना। इन बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। अगर हम चीन और पाकिस्तान को मार देना चाहते हैं, हमारे पास मात्र 11 साल है अपने आप को ताकतवर करने के लिए हर क्षेत्र में। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा नेहा जी। सारा देश जानता है कि 15 जून 2020 को चीन के साथ गलवान वैली क्लैश हुआ, जिसमें 20 बहादुर भारतीय सेना के सैनिक मारे गए। लेकिन बड़े विडंबना की बात है, 2020 से लेकर आज तक साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देशवासियों को एक चीज याद रखनी चाहिए, हम जो भी चीनी सामान खरीद रहे हैं
उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत करने में लगा रहा है, और यही सेना हमारी सेना के साथ 11 साल के बाद युद्ध लड़ेगी। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर भी है सर। देखिए, आप दोनों की एक राय है कि ये जो है चीजें ऐसी ही चलती रहेगी। सर, फिर इस शांति वार्ता का मतलब क्या है? क्यों दोनों तरफ से शांति वार्ता? और ये क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? ये क्या कूटनीतिक एक नीति है? क्यों ये शांति वार्ता? और देखिए, चीन का तो अपना एक हित है कि चीन भारत में एक बड़ा अपना व्यापार देखता है, अपना बड़ा बाजार देखता है, लेकिन भारत का क्या, रविंदर जी? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ओके, फेयर इनफ। पहला ये कि देखिए, ये जो डायलॉग्स हो रहे हैं इनका कुछ फायदा भी है, इन द सेंस कि हमारा इंटरेस्ट, हम अपना इंटरेस्ट देखें या दोनों का देखें, अपना देखेंगे ज्यादा, राइट? ये है कि जैसे गलवान हुआ या इस तरह की कोई चीज हुई, दोबारा रिपीट ना हो, राइट? कि LAC पे कोई मैं छोटा मोटा नहीं कहूंगा, पर कोई इस तरह का हादसा ना हो, वर्सेस या एज कंपेयर टू जो कर्नल सोल्डी जो बात कर रहे हैं, एक फुल फ्लेश वॉर जब होनी है, जिसके चांस है, राइट, वो जब होनी है, उसकी तैयारी करें जैसे भी अपने हिसाब से, राइट? बट जब तक वैसी कोई एक बड़ी संघर्ष नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तब तक इंटरेस्ट में ये भी तो है कि जो LAC के जो मुद्दे हैं, चाहे छोटे मोटे अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग कहिए, जो भी कहिए, उनकी पेट्रोलिंग ये हो रही है, हमारी हो रही है, हम उसको पुश बैक करते हैं, राइट? ताकि कम से कम वैसे, नॉट फॉरगेट गलवान तो बहुत बड़ा था, पर कोई छोटे मोटे भी इंकर्शन ना हो, और जब होगा वो उसकी तैयारी अपन करें, राइट? सो मीनवाइल इनका भी कुछ कुछ डेफिनेटली रोल है, बट अगेन द पॉइंट इज कि इस पे हमें होप नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज इसमें बेसिक एक फ्लॉ है, ये जो बातचीत चल रही है हमारी, और फ्लॉ बेसिक वो है कि जो भी डिसीजन होने हैं इस मुद्दे को लेकर के, वो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे होने, और जब तक पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन नहीं होंगे इस पे कैसे आगे बढ़ना है फ्रॉम चाइना साइड, जिसको इंडिया करेंगे, तब तक इसका कोई रेजोल्यूशन, अगर हम कहें कि सेटल हो गया मामला, वो नहीं होना। सेकेंडली, यस, जो ट्रेड जा रहा है इसमें सोडी साहब इज सेइंग एंड यू आर आल्सो सेइंग कि चाइना कमा रहा है, ओके, और बड़े एक बात याद रखिए, हम भी तो कमा रहे हैं, हमें उन चीजों की जरूरत है, तभी तो हमारा देश ले रहा है। इफ नॉट देश, हमारे देश की कंपनीज ले रही है। अगर हम वो ना लें जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो आज की तारीख में हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो भी अटक जाएगी। आज की तारीख में जितनी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, आई थिंक करीब 70%, जितनी पावर इक्विपमेंट है, जितने सोलर पैनल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला हो रहा है हमारे देश में, या तो हम कहेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नहीं करते, हम कोई और नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सारा लिथियम बैटरी चाइना से आ रही है। तो अगर हमें, तो ये बात नहीं है कि ट्रेड से केवल चाइना को फायदा हो रहा है, ट्रेड से दोनों साइड को फायदा होता है, राइट? बट ये चाइना को हो रहा है तो वो अपना पैसे जहां लगा रहा है, हमारे को, हमारी इकोनॉमी को उन चीजों की जरूरत है। ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि चाइना आज की दुनिया में दुनिया की फैक्ट्री, आज की एज में दुनिया की फैक्ट्री है। अब आपको उससे लेना है, या हम ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स देखें, क्रिएट करें। बट एक और रियलिटी दुनिया की है कि इन सप्लाई चेन से उखड़ना बहुत मुश्किल है। अमेरिका भी बहुत ट्राई कर रहा है, सब यूरोप भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वो हट भी रहे हैं, पर सबके ट्रेड बढ़ते भी जा रहे हैं। तो वो एक और रियलिटी है जिसको हम नजरअंदाज ही नहीं कर सकते। वो हमें एक तरह से ये तो जरूरी भी है हमारी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये बड़ा एक ऑक्सीमोरॉन, बड़ी अजीब सिचुएशन है कि हमें उन चीजों की जरूरत भी है जो हम चाइना से ले रहे हैं हमारे अपनी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, ये मतलब ये दोनों तरफ का फायदा है और इसी वजह से इन चीजों को और आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने शांति बनाए रखने की बात कही है, इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है, लेकिन हर बार वायदे से मुकरता रहा है चीन, धोखा देता रहा है चीन। लेकिन क्या लगता है कि LAC पर शांति वार्ता के साथ ही क्या जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा घेरा होता है, उसको क्या ढीला कर दिया जाए, या फिर नहीं उसी मुस्तैदी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, या वहां पर अपनी और सेना को बढ़ाने की जरूरत है? क्या आप सोचते हैं सर? नेहा जी, एक चीज जो समझने वाली बात है, जो आने वाला युद्ध होगा चीन के साथ, हाँ, वो पहले युद्धों के बिल्कुल विपरीत होगा। जो आज तक हमने युद्ध लड़े या दुनिया ने जो पहले के युद्ध देखे, उसमें थल सेना, वायु सेना, नौसेना अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन आने वाले समय में जो भी जंग चीन लड़ेगा,
उसका पूरा जो नजरिया होगा वो अलग होगा। सबसे पहले वो साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर युद्ध करेगा और उसके बहुत बाद ही थल सेना, वायु सेना और नौसेना जाएंगी। जहां तक थल सेना की बात है, जैसे मीडिया में काफी रिपोर्ट्स आई हैं कि हम एक नई डिवीजन रेज कर रहे हैं जो कि LAC पे डिप्लॉय होगी। दिसंबर तक ये नई डिवीजन खड़ी हो जाएगी। हमने कुछ साल पहले एक माउंटेन स्ट्राइक पर हमने रेज की। लेकिन जो बहुत जरूरी समझने वाली बात है कि हमारी जो साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस कैपेबिलिटीज हैं, ये चीन से बहुत पीछे हैं और हमें इन 3 डोमेन्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मैं आपके दर्शकों को एक छोटी चीज समझाना चाहूंगा। जब 7 अक्टूबर पिछले साल हमास ने इजराइल पे हमला बोला, सुबह 6:30 बजे से लेकर 6:50 तक 20 मिनट के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया गया। IDF का कोई भी सैनिक एक दूसरे से बात नहीं कर सकता और उन्हें यह भी नहीं पता था कि 15 मील अंदर तक हजार से ज्यादा हमास के लोग आ चुके हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। और ये चीज चीन ने मदद की हमास से करने के लिए, क्योंकि हमास के काबिलियत के बाहर है। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशन किया चीन ने। अब इसी को आप भारत और चीन के जंग में आप इसको फिट करिए। चीन भी ऐसा करेगा। जब उसने हम पे हमला करना, पहले हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पूरा जैम कर देगा और उसके बाद स्पेस से वार करेगा, उसके बाद साइबर से वार करेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को, हमारे बैंकिंग को पूरा कोलैप्स करेगा और बहुत बाद में थल सेना, वायु सेना, नौसेना का इस्तेमाल होगा। यानी कि जो आने वाला समय का युद्ध है वो पहले वाले युद्धों से पूरा विपरीत होगा। 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख सैनिकों को भर्ती करके हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम सोच रहे हैं। हमें ये स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में अपना फोकस करना होगा। जो मैंने पहले बताया वो है साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। देखिए सोडी साहब, क्या हम टेक्निकली इतने वीक है कि अगर इस तरह का कोई युद्ध होता है तो पहले वो ऐसा कर देगा, ये हम पहले से ही अपना जो नैरेटिव है वो सेट कर लें? क्या अभी हम टेक्निकली इतने वीक है? भारत अभी इतना वीक है क्या? नेहा जी, देखिए हम टेक्निकली कोशिश तो कर रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। सारा देश जानता है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक किया हमने, लेकिन अगले दिन क्या हुआ बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये पूरा पब्लिक डोमेन में है। एक किताब है द फाइनल वॉर जो परवीन सानी ने लिखी है। मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा जब मौका मिले किताब पढ़े, उसमें साफ लिखा है, पब्लिक डोमेन में भी है। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, जिसके तहत उसने 24 F-16 लड़ाकू विमान भारत के अंदर भेजे और उसी वक्त उसने जम्मू कश्मीर में पूरी भारतीय वायुसेना का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया, जिस वजह से विंग कमांडर अभिनंदन जो अपने MiG-21 में थे उनका संपर्क ATC से टूट गया। उन्हें ये नहीं पता चला कि वो पाकिस्तानी टेरिटरी में घुस गए हैं। उनका प्लेन क्रैश हुआ, उन्हें अरेस्ट हुआ, वापस उन्हें भारत भेज दिया गया। और उसी दिन हमारे अपने मिसाइल्स ने हमारे अपने वायुसेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराया, जिसमें हमारे 6 वायु सैनिक मारे गए। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैम करना फिर वही चीज, ये पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता, इसकी मदद चीन ने की। यानी कि जो मैंने हमस का एग्जाम्पल बताया, जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का एग्जाम्पल बताया, दोनों के पीछे चीन का हाथ था। और इससे साफ हो जाता है कि चीन हमसे कितना आगे है इन टेक्नोलॉजिकल डोमेन में। हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। हमारी तैयारी और चीन की तैयारी, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारी प्रिपरेशन में 3 दशक का फर्क है। हमें बहुत जरूरी, हम जो भी प्रोग्राम्स अनाउंस करें उन एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में खत्म करें, एग्जीक्यूट करें। चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसकी 2 खासियतें हैं जो भारत को अपनानी चाहिए। पहली चीज, चीन जो भी प्रोग्राम अनाउंस करता है उसे टाइम फ्रेम में खत्म करता है। और दूसरा, चीन धर्म को घर के 4 दीवारी के बाहर कभी इस्तेमाल नहीं करता है। 1947 से हम देखते आ रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो धर्म का फायदा, नाजायज फायदा उठाती है, लोगों को बांटती है, जिसकी वजह से कोई भी अगर अच्छा कार्य कोई भी सरकार करना चाहती हो उसमें धार्मिक एंगल कर दिया जाता है और वो चीज डिले हो जाती है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा नेहा जी, अगर भारत चीन को मात देना चाहता है 11 साल बाद, बहुत जरूरी है सबसे पहले हम अपनी जो भी प्रोजेक्ट को एक टाइम लाइन में एग्जीक्यूट करें और दूसरा, धर्म को अपने घर की 4 दीवारी के अंदर रखें। ठीक है।
रविंदर जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि कूटनीतिक तौर पे अब आपको क्या लगता है कि चीन के साथ रिश्ते तो क्योंकि बेहतर होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य का सवाल है, लेकिन हमें क्या कुछ कूटनीतिक तौर पर अभी कदम उठाने की आप जरूरत समझते हैं शांति वार्ता के साथ साथ? देखिए, मैं कर्नल सोनी से बिल्कुल आई अंडरस्टैंड एंड एग्री। वो जो पॉइंट आउट कर रहे हैं मेजर इशू है। हमारा गैप है चाइना से बहुत बड़ा। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, पर हालांकि एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि हम वीक हैं, कमजोर हैं। एंड याद रखिए, जो जंग होती है उसमें सरप्राइज बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, काफी और चीजें भी होती है। बट ये नेक्स्ट हम एक बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में है, विदाउट डाउट। दैट इज वन। सेकेंडली, मेरा एक कूटनीति के हिसाब से मेरी एक सोच है, और मेरी एक ये सोच है कि क्या हम, देखिए, ये चीज हमारी सरकार नहीं कर पाएगी जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं कहता रहा हूं, और ना ही चाइना की सरकार करेगी। परंतु ये अगर निकल के आए और इस तरफ रास्ता जाए, हम शांति को वेपनाइज कर सकते हैं। कूटनीति के हिसाब से मैं कह रहा हूं। इसका आप देखिए, मानिए एलएसी है, इसमें करीब 40 या 45 ऐसी लोकेशन है जहां चाइना और इंडिया की हमारी डिस्प्यूट है। प्रॉब्लम यह है कि एलआईसी को आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। हमारे दर्शक ऐसे समझे कि एक नदी है, इधर लद्दाख से अपने पूरे ईस्ट तक जारी है, कहीं नदी है 1 किलोमीटर चौड़ी है, कहीं 20 है, कहीं 50 है। ये नदी है एलएसी, यानी कि इस नदी के एक छोर पे हमारे सोल्जर्स बैठे हैं, दूसरे छोर पे चाइनीज बैठे हैं। अब जो नदी है, ये नदी की जो चौड़ाई है, ये है जो हम भी क्लेम करते हैं, वो भी क्लेम करते हैं, और डिस्प्यूट है एक तरह से मोटा मोटा। तो करीब 40-45 ऐसी लोकेशन है डिस्प्यूट्स है। क्या ये हो सकता है, अगर हम सारी चीजें अलग रखें, माने जाए जो भी है, कि हमारी एलएसी पे रेजोल्यूशन हो जाए चाइना और इंडिया के बीच में, एग्रीमेंट हो जाए, ये बाउंड्री हो गई हमारी, खत्म, सारी दुश्मनी खत्म, आइडियल सिनेरियो। उसमें एक पॉइंट ऐसा है, और जो एक्चुअली अभी हो भी रहा है, ये जो 40-45 लोकेशन है, इनको अगर ऐसा कर दिया जाए, पहली बात तो उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होगा कि उसकी बाउंड्री किधर है। ये 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ये 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उसकी बाउंड्री बनाओ। उनको एक तरह से नो मैन्स लैंड डिक्लेयर कर दो, ना तुम्हारे ना हमारे, हम इस पे लड़ रहे हैं, ना तुम रखो ना हम रखे, ये नो मैन्स लैंड हो गया, गार्डन ऑफ पीस। ऐसे हम मानो, अगर थियोरेटिकल में, बहुत थियोरी की बात क्या होगा, मतलब ये चीजें चलती हैं, इसको पॉकेट में रखिए। ऐसे अगर हम इस राह पे चले, चाइना और हम दोनों मिलके, तो यहाँ 10 साल में हमारी टेंशन बॉर्डर की खत्म। और बाय द वे, अभी गलवान में एक्चुअली यही तो हो रखा है। गलवान में जो हो रखा है, कुछ आगे थे, वो आए, हम गए, ये वो हुआ, इतना लॉस हुआ। बट इस समय क्या है, एक तरह का बफर जोन बना रखा है दोनों देशों ने। ये बफर जोन क्या है, नो मैन्स लैंड ही तो आपके, एक तरह से उसको मार्क कर दीजिए, खत्म करो। ना आपका ना हमारा। आई एग्री, इसमें बड़ी इश्यूज होंगी, ना हमारी मिलिट्री मानेगी, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी लोकेशन होगी, हम कहेंगे हम ऊपर हैं, ऊंचाई पे, पहाड़ी पे, हम अपनी जगह क्यों गिव अप करें, कहीं पर चाइनीज कहेंगे। बट अगर इसको एज अ पायलट प्रोटोटाइप लिया जाए, तो इसका एक रास्ता बन सकता है। तो मैं कूटनीति के हिसाब से अमन तरह जो चल रही है सारी हमारी, मैं इसको कहता हूं कि अगर हम शांति को वेपनाइज करके अपनी बैक पॉकेट में रखें, और चाइना को इसके चलते बैक करें, चाइना जब भी कहे हम कहें भैया हम तो तैयार हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फॉर्मूला क्यों नहीं करते आप, राइट? तो ये जी जी रविंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही। आई थिंक कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से हमसे चर्चा की, और सोडी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से चर्चा हमसे करने के लिए और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।